बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया गया। ट्रेन को जो मुसाफिर वहाँ पे सवार थे उन्हें यरगमाल बनाया गया और दहशतगर्दों ने, जो कि BLA के दहशतगर्द थे, उनका जो तल्लुक़ वास्ता था वो अफ़गानिस्तान और जो उनके गैर मुल्की हैंडलर्स से दूसरे ममालिक में बैठ के सहूलतकार थे उनके साथ रब्ते में थे और उन्होंने जो है वो उस ट्रेन को यरगमाल बनाया। मुसाफिरों पर टार्चर किया गया और मुसाफिरों पर गोलियां भी बरसाई गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पे ऑपरेशन शुरू किया और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो 190 जो मुसाफिर थे उन्हें बालियाब करा लिया गया है बाहिफाजत, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं और मर्द भी शामिल हैं। उन्हें बाहिफाजत क्वेटा और मच में पहुँचाया गया है। सूरत हाल वहाँ पे ये है कि अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ऑपरेशन अभी तक जारी है और ऑपरेशन में कई दहशतगर्द मारे भी गए हैं। 30 से ज़ायद दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं जो वहाँ पे उस ऑपरेशन में मारे गए और अभी तक ये ऑपरेशन जारी है। फायरिंग का तबादला वहाँ पे हो रहा है दहशतगर्दों के दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और कोशिश की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो, जो मुसाफिर हैं उन्हें बाहिफाजत वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि इन दहशतगर्दों में ख़ुदकश हमलावर भी हैं और ख़ुदकश हमलावर जो है उन्होंने ख़ुदकश जैकेटों के से पहन के मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तो लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये इंतहाई मुश्किल और पेचीदा ऑपरेशन होता है, ऐसा ऑपरेशन जिसमें ख़ुदकश हमलावर भी साथ बैठे हों और यरगमाली भी साथ बैठे हों। तो उसमें बड़ी एहतियात से जो है ये ऑपरेशन किया जाता है और यही इत्तलात आ रही हैं कि इस एहतियात को जो है वो मरूज़ ख़तर रखा जा रहा है ताकि किसी मुसाफिर की जान को नुकसान ना पहुँचे और उन्हें बाहिफाजत निकाल दिया जाए। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि सियासत में काफ़ी हलचल हो रही है और मुल्की मामलात जो है वो काफ़ी सियासी तौर पर बड़े गर्म होने जा रहे हैं कि ग्रैंड लाइन्स बनने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने भी जो है वो कह दिया है कि वो तहरीक शुरू करेंगे। ईद के बाद मुत्तहिदा मजलिस अमला का जो है वो भी इजलास तलब किया गया और फैसला किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी जो है इस पे बात हुई और बलूचिस्तान असम्बली में भी इस पर बात हुई, इस अफसोसनाक वाक़े पे, और करारदाद मजम्मत भी जो है मंजूर की गई। इस तमाम तर सूरत पर हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, दिफाई तजियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। और सहर कमरान साहबा ने हमें जान किया पीपल पार्टी से। मैम, आपका शुक्रिया वक्त देने का। सेंटर डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब ने हमें जान किया तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। सहर कमरान साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप तो ख़ुद ट्रैवल करती हैं, बलूचिस्तान भी जाती हैं, सिंध भी जो है वो आपकी ट्रैवलिंग होती है। अफसोसनाक वाक़या है और दहशतगर्दों की जो है वो, जैसे कहा जाता है ना कि दुश्मनी की भी कोई लिमिट होती है, कोई हद होती है कि आपने बच्चों को जो है वो नहीं मारना, अपने औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन यहाँ तो सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। बहुत, मेरी सच कहें तो आज अल्फाज नहीं है मेरे पास कि जितना दुख और जितनी तकलीफ़ है शायद जो है हम लफ्ज़ों में उसका इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो है ना सिर्फ वो अफराद जो कि इस वक्त भी उनके जो है अगवाकारों के हिरासत में है, एक तरह से उनके कब्ज़े में है, उनको यरगमाल बनाया हुआ है, और वो लोग जो ज़ख्मी हैं, वो लोग जिनकी शहादतें हो गई, और वो लोग जो उस टेरर से निकल कर आए, उनके जहनों पे जो असरात हैं, उन सबको जब सोचते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। और सिर्फ एक बात जहन में आती है, क्या हम एक कौम नहीं बन सकते? क्या आज हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक नेशनल यूनिटी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते? 2014 में जब APS पे हमला हुआ था तो पूरी कौम एक ज़ुबान हुई। जी। पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अवाम, उसने ताकत दी थी कि दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए। आज फिर बलूचिस्तान नहीं, आज पाकिस्तान पुकार रहा है, यही कह रहा है कि अपने खिलाफात ख़त्म करें, सब कुछ चलता रहेगा, ये मुल्क है तो हम हैं। वो कीमती जाने, उनको बचाना, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि सब हिफ्ज़ मान में रहें, खैरियत से अपने घर वापस आएँ, जो नुकसान हो चुका है उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन ये हमारे कॉन्शियस को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। ये छठा वाक़या है ट्रेन अगवा का दुनिया में। सबसे पहले 1923 में चीन में एक वाक़या हुआ जो लैदकी पसंदों का था। उसके बाद 1975, 1977 में जो है वाक़यात हुए इंडोनेशिया में, फिर इंडिया में 2009 और 2013,
और अब ये छठा वाक़या है। तो इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं, लेकिन जब ये हो जाते हैं तो इनकी संगीनी का एहसास करना जो है वो हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और मैं समझती हूँ कि आज के दिन हमें एक अज़्म चाहिए कि बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अल्फाज बहुत खोखले हैं, ऐसे ही है। लेकिन एक अज़्म कि हम जो है इस वक्त बचाए ये कि पॉलिटिकल माइलेज ढूंढें, इसमें से कोई अपनी तस्कीन का ज़रिया निकालें, सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें नहीं। आज हम पर एक फ़र्ज़ है इस मुल्क को बचाना है, कौम और बनने का, कौम बनने का, कौम बनने का, और कौम बनने का। ये अफवाज पाकिस्तान की जो शहादतें हैं उनको भी सामने रखे, भुलाए नफ़रतों को, कौम बने। और बलूचिस्तान का हल जो है सियासी हल है, उसको सियासी तरीके से निकालना होगा, और कोई हल नहीं है। इंगेज करें उस कौम को। हमें पता है कि इस दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं। हम कुलभूषण जाधव को भूले नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं, लेकिन दुश्मन हमेशा फ़ायदा लेता है हमारी अपनी कमज़ोरी का, और हमारी अपनी जो कमज़ोरी है वो पोलराइजेशन है। ऐसे ही है। मैं अभी उनको लेता हूँ, डॉक्टर कमर चीमा साहब को दिफाई तजयकार हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, मोहम्मद साहब, हमायूं साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप सर बताइएगा ये वाक़या जो है क्या जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का वो ऑपरेशन जारी है वहाँ पे, और कोशिश ये की जा रही है कि जितना कम से कम नुकसान हो, और जो जनवाली ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मुसाफिर हैं, उन्हें बाहिफाजत निकाला जाए। लेकिन डॉक्टर साहब इसका हल क्या है? क्या स्टेट जो है वो क्या करने जा रही है, और क्या हो सकता है कि इन दहशतगर्दों का कलकमक हो सके? देखिए, रियासत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। आपको पता है कि जिस अंदाज से ये दहशतगर्द जमात ने वहां पे मासूम लोगों को, नहत्ते लोगों को, बच्चों को, खवातीन को, बेटियों को, इस कौम की बेटियों को जिस तरह यरगमाल बनाया हुआ है, और उनकी एक ही डिमांड है कि वो दहशतगर्द हैं, और उनका जो निज़ाम है उसको मान लिया जाए, उनके नजरिए को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उनके लिए हर किस्म की आज़ादी हो। वो जो एक गुंडा राज पैदा करना चाहते हैं वो उसको अलाउ कर दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर ये चीज मुमकिन नहीं है। मोनोपोली ओवर वायलेंस इज ओनली विद द स्टेट। ये बंदूक, ये गन, ये सब कुछ स्टेट के पास रहेगा। बाकी तमाम शहरी अपना कारोबार करें, अपना काम करें, सो कोई कहीं भी हो, कोई इजाजत नहीं है। लेकिन जो असल चीज मैं आपको बात करना चाहता हूँ, देखिए, रियासती अदारे, फौज, सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम कर रहे हैं, हुकूमत भी तो अपना काम करे। हमें नहीं पता कि हुकूमत इस केस को किस तरह एम्पलीफाई कर रही है। क्या हम दुनिया के सामने अपना मुकदमा लड़ रहे हैं? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और हमारी गवर्नमेंट जो है, क्या दुनिया के सामने बता रही है कि ये जो अरबों डॉलर की चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, और वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये दहशतगर्द जमात जो है उसको खराब करना चाहती है, इस पे कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं? क्या हम कंसिस्टेंटली अपने केस को लड़ रहे हैं? हम दुनिया में 5P5 को डॉसियर्स तो दे देते हैं और जाके बताते हैं जी भारत इन्वॉल्व है, ये देखिए कुलभूषण यादव नेटवर्क था, इस तरह की चीजें हम बताते हैं, लेकिन क्या हम उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं? नहीं करते। हम खामोश हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कब दहशतगर्द अगला वाकया करेंगे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जाएंगी, आवाम को रेस्क्यू करेंगी, शोहदा को अपने घर चले जाएंगे, और हुकूमत जो है वो खामोश बैठी है। मैं समझता हूँ इस मसले को दुनिया के सामने टेक अप करना पड़ेगा। आंखें मत चुराएं इस मसले के ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहब टेकअप तो करेंगे, डॉक्टर साहब टेकअप तो जो है वो गवर्नमेंट जारी बात है वो करती भी है, और जो है वो करना चाहिए। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर मोहम्मद साहब, आज जैसे अभी सैर कामरान ने कहा कि हमें एक कौम बनना है और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। साने APS का उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह साने APS हुआ था तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी, और तहरीक इंसाफ का उस दौर में धरना था तो धरना कालफ हो गया था, सारा ख़त्म हो गया था। तो आज क्या डॉक्टर साहब ज़रूरत है कि कौम जो है वो खड़ी हुई अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं इस चीज को कैसे देखता हूँ, इसमें दो हिस्से हैं। एक, जैसे सेनेटर सैर कामरान साहब ने कहा है कि एक को एक होना चाहिए, बिल्कुल एक होना चाहिए। अब इसमें दूसरी चीजें मैं देखता हूँ कि ये हुआ क्यों है। अब इसमें एक है जो स्टाफ, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं उनके एक वजीर का एक बयान देखता हूं जिनमें उन्होंने कहा था कि ये तो एक SHO की मार है। ये उसकी बात नहीं है, बात ये है कि मैं उस सोच को देख रहा हूं कि जो
टेररिज्म जैसी चीज को इतना डाउन प्ले कर रहा था, या उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि टेररिज्म क्या चीज है कि वो इस किस्म का बयान दे रहे हैं। मींस ही वाज नॉट फिट फॉर द जॉब। जब हम इस किस्म के लोगों को इख्तियारात देंगे तो वो मेसअप ही करेंगे। दूसरी चीज है, हम थोड़ा सा एक दफा जाके हिस्ट्री में देखते हैं ये BLA है क्या चीज। देखिए, ये BLA जो बेसिक स्टार्ट हुआ है ईयर 2000 में और इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन इसकी जो बेसिस मिलती है वो जो बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960s में बनी थी। और 1960s में तब बनी थी जब नवाब ऑफ कल्लात को अरेस्ट कर दिया गया था, उसको कर दिया गया, तो उसके खिलाफ ये बनना शुरू हुई थी। तो एक दफा हम ये देखें कि अब इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ US में एक रिसर्च हुआ था कि ये टेररिज्म बनता कैसे है, टेररिज्म होता क्यों है, उसकी वजूहात वो देखते क्या है। तो उसमें उन्होंने 7 वजूहात बताए। उनमें से एक वजह है, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी। दूसरी वजह है, उसमें हम कहते हैं परसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन में परसिक्यूशन। तीसरी वजह है ऑपरेशन। चौथी वजह है पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और चौथी वजह है, पांचवी वजह है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। छठी वजह है ऑक्यूपेशनल फोर्सेस। और सातवीं वजह है जिसको हम कहते हैं कि ये जो आपका रिलीजियस बिलीफ है ना, ये 7 वजह है। इन 7 वजूहात में से इस वक्त बलूचिस्तान में 5 वजूहात, जो पहली मैंने 5 गिनाई थी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, वहाँ पे पॉवर्टी भी है, अदम इस्तेहकाम भी है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, उसका क्या रोल हो सकता है? जैसे अभी कमर कीमत साहब ने कहा कि हुकूमतों का काम है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो ऑपरेशन करना है, जाना है, लोग जो है वो बाजियाब कराने हैं और फिर जो है वो उनका काम ख़त्म होता है। लेकिन जो लोकल हुकूमत है उसका कितना किरदार है कि सूबे के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, सियासी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए काम करे? देखिए, इस तरह ये मैं बहुत गलत बात करूंगा अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर बड़े आराम से तनकीद कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कोई KP के ऊपर ये करता है, मैं उस वक्त भी इस बात को, इस तनकीद के खिलाफ होता हूं। मैं कहता हूं आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए बिटवीन टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर होता है जैसे एक घर के अंदर 4 भाई हैं, 4 कमरों में उनके बच्चे आपस में लड़ लेते हैं या कोई किसी का शीशा तोड़ देता है, वो लॉ एंड ऑर्डर है। उसमें उन्हीं बच्चों के माँ बाप या कोई घर के अंदर वाली बात उसको कह देते कि यार ये मत करो, ये हो जाता है प्रोवेंशन। एक हो जाता है जो दूसरे घर से या साथ वाले से या मोहल्ले से या सड़क से कोई लोग आके डाका डाल लेते हैं या कोई आके शीशा तोड़ जाता है। यहाँ पे आप देखते हो कि ये किस वजह से हो। तो अगर आपने कोई गार्ड रखे हुए, आप उनको कहते हो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, फलाना बताया। तो जो टेररिज्म है ना, इसकी जो मेन इसके अंदर काम करनी होती है वो होती है इंटेलिजेंस। आप पहले से ही बताते हो कि ये काम होने वाला है, इसको प्रिवेंट करो। फिर उसको प्रिवेंशन में ऑब्वियसली पुलिस फोर्स, ऑब्वियसली रेंजर्स, ऑब्वियसली वो सारी जो प्रोविंशियल भी होती है और फेडरल भी होती है, वो मिलके फिर उन चीजों को प्रिवेंट करती है। हाँ, एक दफा जब ये हो जाए तो आपकी स्पेशल फोर्सेस जो कि नॉर्मली आर्मी के साथ होती है या जो काउंटर टेररिज्म वाली होती है, वो फिर बीच में एक्शंस में आती है और वो फिर वो जब हो चुका होता है, अब ये प्रिवेंशन से बात आगे चली गई है, जब वो हो जाता है तो फिर वो सिचुएशन के अंदर आके उसको या डिफ्यूज करते हैं या उसको कंट्रोल करती है या उस चीज के खिलाफ लड़ती है। ये 3 मुख्तलिफ स्टेजेस है। लेकिन ये कह देना कि मैं आराम से पीपल्स पार्टी के ऊपर वो कर सकता हूँ कि जी पीपल्स पार्टी तो निकम्मी है, ये मामला तनकीद का नहीं है डॉक्टर साहब, मामला जो है वो तनकीद का नहीं है, जिम्मेदारी का है। चलें यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब इसका हल क्या है। दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरी कौम का मसला है, पूरी सियासी जमातों का मसला है, इसे ख़त्म कैसे करना है। ब्रेक के बाद।